बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। हैदराबाद में दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं, 3 मुसाफिर जाँ बहक, मजीद हलाकतों का खदशा। मालगाड़ी हैदराबाद से कुछ फासले पर खड़ी थी। कराची से जाने वाली जिना एक्सप्रेस पीछे से टकरा गई। जाँ बहक अफराद में ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर शामिल। ड्राइवर का ताल्लुक हैदराबाद से था। कराची से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। रेलवे इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली, मालूमात काउंटर खाली, मुसाफिर परेशान। कौन कौन हिसाब देगा? मुझे पकड़ने से पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सोचते हैं आसिफ अली जरदारी को पकड़ लिया तो हमारा क्या बनेगा। पकड़ धकड़ बंद होनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल, कहते हैं इसमें कोई सदाकत नहीं कि बजट महकमा फाइनेंस में बनाया गया। बजट अच्छा है तो गरीब क्यों रो रहे हैं। बजट को कहीं भी पजीराई नहीं मिली। लोग कह रहे हैं हुकूमत से हमारी जान छुड़ाएं। कराची में लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है। हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम है। हुकूमत का रवैया जमहूरी नहीं। वफाकी बजट में कराची के लिए 162 अरब रुपए नहीं रखे गए। कराची की आवाम को लॉलीपॉप दिया गया। 162 अरब रुपए का ख्वाब दिखाया गया। मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कल हमने वजीर आजम के घोटकी दौरे पर एतराजात उठाए थे। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन शो कॉज नोटिस तक महदूद नहीं रहेगा, कार्रवाई भी होगी। मंजूर वसान का नुसरत सहर अब्बासी के बाद सिंध असेंबली में खिताब। नुसरत सहर अब्बासी को फनकार करार दे दिया। बोले स्पीकर साहब आपका मशकूर हूं, मुझे आपने एक फनकार के बाद बात करने का मौका दिया। हुकूमत फनकार के लिए वजीफा मुकर्रर करे। सिंध असेंबली बजट इजलास। तहरीक इंसाफ के रुकन इमरान शाह कहते हैं सिंध के बजट में मुतादिद मंसूबे ऐसे हैं जो कई सालों में तकमील पजीर होंगे, जिससे लोगों को फायदा मुमकिन नहीं। सिंध करप्ट तरीन सूबा है जहां बजट का 1 रुपया भी आवाम पर खर्च नहीं होता। लाड़काना में HIV की सूरत हाल देखें, देखते ही देखते पूरा लाड़काना HIV पॉजिटिव हो जाएगा। सक्खर शहर में शहरियों के पास पीने के लिए पानी है, न वॉशरूम के लिए। जस्टिस गुलजार अहमद के सक्खर प्रेस क्लब को मिसमार करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जी नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हैदराबाद में 2 ट्रेनों में तसादम हुआ और इसके नतीजे में 3 मुसाफिर जाँ बहक हुए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद हलाकतें ज़्यादा भी हों। जो लोग जाँ बहक हुए उनमें ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो जो ट्रेन का ड्राइवर है वो और असिस्टेंट ड्राइवर वो भी इसमें जाँ बहक हुए। ड्राइवर का ताल्लुक हैदराबाद से था। चूँकि ये मेन लाइन पे ये हादसा पेश आया, इसलिए कराची से जाने वाली जितनी ट्रेनें थीं वो तमाम ताख़ीर का शिकार हो गई। फिर महकमा रेलवे इंतज़ामिया की नाक़िस हिकमत अमली देखने में आई। जो मालूमाती काउंटर होता है जहाँ से लोगों को मालूमात फ़राहम की जाती हैं वो खाली रहे, मुसाफिर परेशान रहे कि आखिर ट्रेनें जो ताख़ीर का शिकार हैं इन्हें कब अपने मामूल के मुताबिक चलाया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि चूँकि एक मालगाड़ी पहले से हैदराबाद से कुछ दूर एक सिग्नल पर खड़ी हुई थी और जिस तरीके से ट्रेन की पटरी को चेंज करने का निज़ाम होता है तो शायद उसे सही वक्त पे सही लाइन पे चेंज नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो मालगाड़ी खड़ी हुई थी उस में आके तसादुम हुआ इस ट्रेन का, जो कि जिना एक्सप्रेस से कराची से जाने वाली थी। इसके बारे से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर में। सर, ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हादसा पेश आया जो कि हैदराबाद से कुछ फासले पर 2 ट्रेनों का तसादम हुआ है। मुझे बताइएगा कि क्या अवामिल थे इसके पीछे, कौन लोग जिम्मेदार हैं, किस तरह से ये हादसा पेश आया? देखिए डॉक्टर साहब, इस हादसे के अंदर अब तक का जो पता ही चला कि खड़ी हुई ट्रेन से दूसरी ट्रेन टकराई है। अब उसके अंदर नुकसान तो अभी तक 3 जानों का नुकसान हुआ है। एक जिना एक्सप्रेस का इंजन जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मालगाड़ी की 3 बोगियां तबाह हुई हैं। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर फौरी तौर पर ये अंदाजा करना कि किसकी नाक़िस हिकमत अमली थी, कौन जिम्मेदार था, अभी तक उसका तयन नहीं हो सका। मगर ये ज़रूर है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं रेलवे की इंतजामिया की लापरवाही ज़रूर है, जिसकी वजह से ये जानी नुकसान हुआ। हम उसके बाद जो सूरत हाल खास तौर पर पेश आई, जिसके अंदर कराची कैंट पर जो सूरत हाल थी वो काफ़ी अफसोसनाक थी, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि शाम के औकात में रवाना होने वाली तमाम ट्रेनें जो है वो ताख़ीर का शिकार रहीं। कराची कैंट स्टेशन पर जो है वो रेलवे इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों के लिए
कोई ऐसा काउंटर, मालूमाती काउंटर नहीं बनाया गया जिसमें मुसाफिरों को मालूमात मिल सकती। इसके साथ साथ रेलवे इंतजामिया ने एक चालाकी और की कि 2 से ढाई घंटे की ताखीर से भी यहाँ से ट्रेनें रवाना करना शुरू कर दी और वो ट्रेनें जो है वो कोटरी पर रोक ली गई। 3 ट्रेनें कोटरी पर रुकी रही। उसके बाद जब तकरीबन कोई 8:30 पौने 9 बजे के करीब जब जिना एक्सप्रेस जिसका हादसा हुआ था उसको दूसरा इंजन लगाया गया और दूसरे ट्रैक पर वो डालकर जो है उसे रवाना किया गया, तो उसके बाद गाड़ियां चली हैं। तो तकरीबन 5 से 6 घंटे जो कि मुसाफिर थे वो ज़हनी अजियत का शिकार रहे, मगर कराची के अंदर रेलवे इंतजामिया का कोई अफसर इस हवाले से किसी को भी अवेलेबल नहीं था। अच्छा जुल्फ़िकार पीरज़ादा, ये बताइएगा कि शेख रशीद साहब जो कि वजीर रेलवे हैं, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कहा गया कि मुसाफिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल मुसाफिरों को ऐसा कोई खास नुकसान नहीं हुआ। मालगाड़ी का नुकसान हुआ है और उसके बाद जो नुकसान, तो देखिए अगर मुसाफिरों का नुकसान नहीं हुआ तो जो ट्रेन ड्राइवर गया, फायरमैन गया और जो उसके साथ 3 बंदे और मुसाफिर ही थे, रेलवे इंतजामिया के एहलकार थे मगर मुसाफिर थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो जानी नुकसान तो होता है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आपने हमारे प्रोग्राम खबर की खबर में हमें वक्त दिया, थैंक यू। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सिंध असम्बली में बजट इजलास के हवाले से, जहां ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की रहनुमा है नुसरत सहर अब्बासी जो खिताब कर रही थी। उसके बाद मंजूर वसान साहब को ये जो खिताब का मौका है वो मिला, तो मंजूर वसान साहब ने इस पर कुछ ख़ास मुकालमे अदा किए, जिसमें यह कहा गया कि स्पीकर साहब मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने फ़नकार के बाद मुझे बोलने का मौका दिया, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हुकूमत फ़नकार के लिए कोई वजीफ़ा मुकर्रर करे। मंजूर वसान साहब की जानिब से अक्सर ये तंज़िया जुमले या जिसे हम कहना चाहिए कि मिज़ाह का, चूँकि वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अक्सर इस किस्म के जुमले देखने में आते हैं। कभी कभी ख्वाब भी देख लेते हैं, बहुत सी जो ख्वाब वो देखते हैं उनकी ताबीरें भी वो खुद बताते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है मंजूर वसान साहब की जानिब से जारी रहती हैं। नुसरत सहर अब्बासी की अगर बात की जाए तो बहुत ही वोकल पार्लियामेंटेरियन है, जो कभी भी किसी किस्म के जुमलों को बर्दाश्त नहीं करती। हम माजी में भी देख चुके हैं कि इमदाद पताफी की जानिब से जो जुमलेबाजी की गई थी उस पर काफ़ी इशू बनाया गया और फिर बिलाखिर इमदाद पताफी को माफ़ी मांगनी पड़ी असम्बली में। और यही वजह है कि नुसरत सहर अब्बासी के वोकल होने की वजह से उनको हमेशा ख़बरों में ख़ास जगह मिलती रहती है, ख़ास वो ख़बरों का हिस्सा ज़रूर बनती हैं, क्योंकि कोई भी उनके मुतालिक कहीं भी बात जो है वो बर्दाश्त नहीं करती या खाली नहीं जाने देती। तो हम रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं नुसरत सहर अब्बासी साहिबा से, और उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो रिमार्क्स दिए गए मंजूर वसान साहब की जानिब से, जो उनको फ़नकार कहा गया है, तो इस हवाले से वो क्या कहती हैं या क्या रिएक्शन है उनका, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि उन्हें कोई भी रिमार्क्स दिए जाएँ और नुसरत सहर अब्बासी जो हैं वो अपने यानी रिएक्शन का इजहार ना करें या वो उसका जवाब ना दें। बहरहाल हमारी कोशिश है कि हम उनसे रब्ता कायम करें, और अगर हमारा रब्ता कायम हो जाता है तो हम उनसे बात भी करना चाहेंगे। और सिंध असम्बली का जो इजलास है, बजट इजलास जो जारी है, इसमें भी काफ़ी हंगामा आराई रहती है, मुख्तलिफ बहस की जाती है और ये कहा जाता है कि कराची के लिए कोई इसमें कोई ख़ास बजट नहीं रखा गया। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं कौमी असम्बली की बात की जाए तो वफाकी बजट में भी ये कहा जा रहा है कि जो 162 अरब रुपये के पैकेज का ऐलान किया गया था, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से किया गया था, वो रकम भी मुख्तस नहीं की गई है वफाकी बजट में। यानी अगर 162 अरब रुपए का जो पैकेज जो ऐलान किया गया है, अगर वो वाकई वो पैकेज कराची को देना होता तो बाकायदा उसकी रकम बजट में मुख्तस की जाती। खैर, हमारा रब्ता जो है वो कायम हो गया है नुसरत सहर अब्बासी से, और हम उनसे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी, वालेकुम सलाम। जी, मुझे बताइएगा कि आज बजट इजलास जो सिंध असम्बली में जारी था उसमें मंजूर वसान साहब की जानिब से आपको फनकार कहा गया, और मतलब क्या वजह है, क्यों आपको इस तरह से तनकीद का निशाना बनाया जाता है, ये जुमले क्यों दिए जाते हैं, क्या कहती हैं आप बहन? बहुत शुक्रिया जनाब। मंजूर वसान साहब जो ख्वाबों के बादशाह थे वो नहीं, उनके ये रिश्तेदार है मुनव्वर वसान जी। उन्होंने अपना एक बंदा भेजा हुआ है। आपको याद होगा पिछले जनवरी में मुझे वो कहा करते थे मंजूर वसान साहब, अल्लाह करेगा ये असेंबली में होगी नहीं,
आइंदा असेंबली में। खुदा की करनी क्या हुई कि वो खुद ही असेंबली में नहीं है, नाअहल हो चुके हैं। अब ये जो दूसरे उन्होंने भेजे हुए हैं कुंडी जी से मुनव्वर वसान साहब, ये पीपल्स पार्टी को और तो कुछ मिलता नहीं है मेरे खिलाफ, फिर वो कोई ना कोई तैयार रखते हैं अपना एक बंदा जो मुझे मेरे पर्सनल पर मुझे कहे, कभी डाइन, कभी मुख्तलिफ इल्काबात दे देते हैं, क्योंकि मैं वो हकीकतें बयान करती हूँ असेंबली में। मैंने कभी भी गलत बयानी से काम नहीं लिया, फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात करती हूँ। वो तमाम चीजें जो हकीकत पर मबनी और किस तरह से करप्शन की गई है इन 11 सालों में, वो मैं, अब ये अलग बात है कि मेरा अंदाजे बयान है, उससे इनको बड़ा चिड़ लग जाती है, तो लाजमी है उनको और तो कुछ मिलता नहीं, मेरी बात पर हमले करते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी सिंध का केस लड़ रही होती हूँ, लड़ती रहूंगी। ये चीज है जिसकी वजह से आपने सवाल किया कि आपको कभी फनकार, तो कभी डायन, तो कभी क्या, तो कभी क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। नहीं, अच्छा ये बताइएगा नुसरत सैर अब्बासी साहिबा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सिंध का जो बजट पेश किया गया है, आपकी क्या राय है इस हवाले से? आप क्या कहती हैं खासतौर पे सिंध के हवाले से और कराची के हवाले से? पहले तस्दीक करता हूँ, सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से नहीं, पूरी सिंध के हवाले से। कराची हमारा सिंध है। अब आप पूछ रहे हैं कि सिंध का जो अभी बजट है इसके बारे में मेरी क्या राय है, तो मैं अगर आपको कहूँ कि मेरा जो दिल है सदमे से दूर है, क्योंकि ये पहला बजट तो है नहीं कि जिस पर मैं अपनी राय बयान करूँ। ये 11 साला दौरे हुकूमत जो जरदारी लीग का गुजरा है सिंध में, ये उनका 11वां बजट था, और पहले बजट से 11वें बजट तक इस अल्फाज के गुड़क धंधे में, और ये रकमें जो बड़ी बड़ी खरबों की है, मुझसे ज्यादा क्या जान सकते हैं कोई कि ये रकमें जो रखी जाती रही बजट की बुकों में, क्या इनका बेचारी गरीब आवाम तक कोई असर पड़ा, उन तक पहुंचा, या उनकी जिंदगियों में फर्क पड़ा, या जो ऐवानों में बैठे हुए हैं उनकी जिंदगियों, उनके एहसासों में फर्क पड़ा, या जो उनके एहसासों में फर्क पड़ा। तो आप सीधी सीधी समझ सकते हैं कि ये सारा जो पैसा घूम फिर कर ऊपर ही ऊपर लेवल पर, कभी दुबई, लंदन, वो काका, वो मोराई, वो हम नाम सुनते रहे और हम लोग हैरान होते रहे कि ये वो लोग थे, यूनुस कड़वाई, जिनके बारे में पता है कि वो सिस्टम के नाम से मशहूर है। और सिंध में जितनी भी करप्शन होती है, वो शख्स बाहर मुल्क में बैठकर यहाँ की वो करप्शन का पैसा कलेक्ट करता है और इनके फेक अकाउंट्स में और इधर उधर डालता है। तो ये सारी दास्तानें बजट की सिर्फ गोरख धंधा रहा और सारा पैसा इनकी जेबों में जाता रहा, जिसकी वजह से इनकी चीखें निकल रही हैं सॉरी, और जिसकी वजह से आज आसिफ जरदारी साहब से कह रहे हैं कि छोड़िए, जाने की बातों को छोड़िए, आगे चलिए। क्यों छोड़े भाई? सॉरी, सफाई कर दी सिंध को आपने, सिंध के बच्चों में एड्स डाल दिया, घर में हजारों बच्चे मार दिए। हमारे यहाँ एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, टीबी, पता नहीं कहाँ कहाँ की बीमारियां आपने भर दी। गटर जैसा पानी हम पी रहे हैं। कराची में जो हालात हैं उसको देखे, मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो हाल किया है, तो लारकारा नवाबशा से क्या मिसालें को आप, मैं खैरपुर की क्या मिसालें दूं कि वहाँ के गली कूचों में किस कदर गंदगी है, किस कदर वहाँ के हॉस्पिटल की हालत बुरी है, किस कदर वहाँ स्कूलों की हालत बुरी है, और ये ठंडे ठंडे कमरों में, एसीओ में यहाँ बैठ और मजे से हंसते हैं और कहके लगाते हैं और कहते हैं कि नैब की क्या मजाल कि हमारा कुछ करे, नैब की क्या मजाल कि हमें कुछ बुलाए। तो अब देख लिया आपने कि नैब की मजाल हो गई थी, इनको उन्होंने दौड़े लगवा दी हैं। अच्छा नुसरत सैर अब्बासी साहिबा, ये भी बता दीजिएगा कि आप क्या समझती हैं, क्या अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी के बाद क्या सिंध की कुछ मजीद अहम शख्सियात की गिरफ्तारी भी मुतवक्को है? मुतवक्को होनी चाहिए। अब ये नहीं कह रहे कि है, हम हमारी दिल से निकल रही है दुआ कि खुदा करे सिंध को लूटने वाले जिनके अफसासों को देखकर चीखें निकल जाती है कि आया कहाँ ये खड़ी थी जो उनके खजानों में इतनी बड़ी तादाद में अखबार लग गए, तो सब नजर आता है ये करप्शन, ये सब, ये ठेकों पे ठेके देना अपने मनपसंद लोगों को, हर
मनपसंद लोगों को नौकरियां, जाली नौकरियां, मतलब किस बात को मैं रोऊं? तो अब मुतवक्किल होनी चाहिए, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। उन तमाम लोग जो नैब बताए जिनके नाम है नैब की लिस्ट में, उनको गिरफ्तार भी करें। सिर्फ गिरफ्तार ना करे नैब, खुदारा उनसे वो तमाम पैसा वापस ले जो उन्होंने लूटा है, और इस इंतजार में बैठे हुए कि किसी तरह जान छूट के हम बाहर भागे और बकिया जिंदगी हम बाहर मुल्कों में गुजारें। ये धरती से मोहब्बत है, ये प्यार है पाकिस्तान से कि जिसके नारे लगाते हैं कि जमहूरियत जमहूरियत, हमें धरती से प्यार है, हमें पाकिस्तान से प्यार है, और जब उनसे हिजाब लेने की बारी आए तो क्यों भागते हैं इस मुल्क से, उस धरती से? तो ऐसे लोगों को भागने का मौका नहीं मिलने वाला। और मैंने बार बार कहा है ना कि उन तोतों ने इतना कुछ बोला है कि अब इनके पास भागने की भी गुंजाइश नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुसरत सहर अब्बासी साहब, आपने मेट्रो न्यूज़ के इस प्रोग्राम में वक्त दिया। थैंक यू। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि जिस तरह से बजट पे बहस जारी है और रोज़ाना जिस तरह बहस की जाती है, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, तो आया ये बजट आसानी से पास करा लिया जाता है या फिर इसमें मज़ीद मुश्किलात आती हैं? जो बजटरी प्रपोजल्स हैं उसमें किस कदर तरामीम की जाती हैं, तमाम चीज़ें हमें देखनी होंगी। बहरहाल यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में। हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के कौमी असम्बली के खिताब के हवाले से। आसिफ अली ज़रदारी का ये कहना है कि कौन कौन हिसाब देगा, मुझे पकड़ने से पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लोग सोचते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी को पकड़ लिया गया तो अब हमारा क्या बनेगा, पकड़ धकड़ बंद होनी चाहिए। और इसी हवाले से आसिफ अली ज़रदारी का ये भी कहना था कि इसमें कोई सदाकत नहीं कि बजट जो है वो महकमा फ़ाइनेंस ने बनाया है, बल्कि जिस तरह पहले भी कहा गया और कल अगर हमने जिस तरह देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने भी कहा कि ये बजट जो है ये IMF की मशावरत से नहीं, बल्कि ये बजट दरअसल बनाया ही IMF ने है और ये पाकिस्तान को दे दिया गया है और ये बजट इस तरह से पेश कर दिया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर ये बजट वाकई महकमा फ़ाइनेंस ने बनाया है तो फिर ये अच्छा बजट होना चाहिए था, और अगर ये अच्छा बजट है तो फिर आवाम क्यों रो रहे हैं? वैसे तो तवक्को ये की जा रही थी कि शायद साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी शहबाज शरीफ की तरह कोई बहुत तवील खिताब करेंगे और काफ़ी उसमें बात की जाएगी, लेकिन कोई ख़ास इस पर कोई तवील खिताब नहीं किया गया, मुख्तसर खिताब किया गया और TV रेडियो की खबरों के हवाले से भी बात की गई। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ज्ञान चंद, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। जी, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू जनाब। जी, सेनेटर साहब क्या कहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब साबिक़ सदर, जिन्होंने आज कौमी असम्बली में अपने ख्यालात का इजहार किया और तवक्को तो ये की जा रही थी कि शायद कोई बहुत तवील खिताब देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्तसर खिताब किया गया। मुख्तसर यकीनन था, लेकिन जामे था। उन्होंने मुल्क के हालात पे और बजट पे तफसीलन तो बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बजट बनाया गया है वो इनका बनाया हुआ नहीं लग रहा है, और जिस जूं का तू जो है वो बनाया गया। फिर इस माहौल में आपने सब लोगों को अंडर प्रेशर, उसमें खौफ की कैफियत तारी करके रखी हुई है, जिसकी वजह से ना कोई बिजनेस हो रहा है, ना कोई आपने उस बजट में गरीब लोगों तक कुछ डिलीवर करने के लिए कुछ रखा है। तो लोग बड़े परेशान हैं और मुल्क को आगे बढ़ना है, तो मेन जो चीजें हैं उस पे सब लोगों को बैठकर एक कोई कंसेंसस बनाना चाहिए, और कंसेंसस से मुल्क आगे बढ़ता है और मुल्क में स्टेबिलिटी आती है। तो ये इंतकामी कार्रवाइयां इनको बंद करके आप मुल्क को आगे चलाने के लिए कोई प्लान दें। तो सेनेटर साहब ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, क्या आसिफ अली ज़रदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद और उनकी असेंबली में शिरकत के बाद कोई फ़र्क पड़ेगा बजट के पास होने में या तरामीम में, या आप समझते हैं कि बजट को अगर इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना किए जाते तो शायद आसानी से बजट पास करा लिया जाता? नहीं, देखिए, ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कराना
जरदारी साहब का असेंबली में आना ये ठीक है अपनी जगह पे। हम कह रहे थे कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। हमारी रवायात रही हैं कि जहाँ पे भी अहम बहसेस होते हैं तो जब तक आप कोई जुर्म साबित नहीं करते हो तो तब तक वो मुजरिम नहीं होता, मुलजिम होता है। तो उनका राइट्स उनके सफर ना करें। तो आप मुख्तलिफ वक्त में सर, लेकिन सेनेटर साहब यहाँ मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा कि नैब का जो कानून है ना सर, वो जरा सा डिफरेंट है। यानी जिस तरह आम कवानीन के तहत अगर किसी को मुल्जिम बनाया जाता है तो फिर बारे सबूत जो है वो मुद्दई पे आता है, यानी चाहे वो स्टेट हो या आम लोग हो, बारे सबूत यानी एविडेंस प्रोवाइड करना, जुर्म को साबित करना, ये काम मुद्दई का होता है। लेकिन नैब ऑर्डिनेंस इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर किसी पे इल्जाम लगाया जाता है तो अब उस इल्जाम को रद्द करना या अपनी सफाई पेश करने के लिए सबूत फराहम करना, ये मुल्जिम का काम होता है कि वो यानी अक्यूज जो है वो तमाम सबूत फराहम करे और अपने आप को बेगुनाह साबित करे। तो सर ये साबित करने का काम अब मुल्जिम को मुजरिम करार देने का काम नैब का नहीं है, बल्कि मुल्जिम का काम है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए तमाम सबूत फराहम करे और फिर क्लीन चिट लेकर बरी हो जाए। लेकिन उसके लिए कि इल्जाम जो है वो सच्चा है कि झूठा है, जी जी, उसको डिसीजन कोर्ट को करना है। जी जी, वो नैब को नहीं कर रहा है। हाँ। जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तब तक वो मुजरिम नहीं बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पार्लियामानी रवायात को, हमारे पार्लियामेंट को एम्पावर करने के लिए उनको पहले दिन ही जारी करना चाहिए था। वो नहीं हुआ। देर आए तो दुरुस्त आए तो उन्होंने जारी किया। उन्होंने गवर्नमेंट ने बैठकर जब तमीज से बात सुनी और सुनाने के लिए तैयार हुए तो 2 दिन से पार्लियामेंट ने आगे चलना शुरू कर दिया है। तो आपने देखा जब बहस शुरू हुई तो साबिक फिनांस मिनिस्टर कह रहा था कि भी यहाँ पे आपको लोगों को रिलीफ देना चाहिए। असद उमर की आपने तकरीर सुनी होगी। तो इससे पहले तो ऑल ऑफ सडन IMF के लोग आ गए, उन्होंने माइनस प्लस करके अपनी फिगर्स को पूरा किया ना। हाँ। पूरे का पूरा लोड जो है वो पब्लिक पे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे लगाया गया। फिर जो ये 5,500 का जो कह रहे हैं कि भी हम रेवेन्यू कलेक्शन, पहली बात के इनके पास वो नहीं है कि इतना कर सकेंगे। अगर कर भी सकेंगे और उसको डॉलर की कंपेरिजन में हम देखेंगे तो वो कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। वो जो पहले 4,000 का जो टारगेट है वो पूरा नहीं कर सके थे, तकरीबन ये वही अमाउंट बनेगा अगर डॉलर कंपेरिजन में देखेंगे। तो डॉलर इनसे नहीं रुक रहा है, इनसे महंगाई नहीं रुक रही है, इनसे स्टॉक एक्सचेंज को वो स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। इनके फॉरेन रिजर्व से वो उनको स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरी कौम को बैठना चाहिए। पार्लियामेंट है इसलिए। सेनेटर साहब जो इल्जाम है ना, सेनेटर साहब मेरी बात सुनिएगा, जो इल्जाम है सर वो मीन तो ये भी है कि जो फेक अकाउंट्स खोले गए, जो बेनामी अकाउंट्स कहलाते हैं, जो कि किसी गोलागंडे वाले का अकाउंट खोल दिया गया, किसी ठेले वाले का अकाउंट खुल गया, जिसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हो गया, उसको पता ही नहीं कि उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। फिर उन अकाउंट से खास तौर पे ऐसे लोगों के अकाउंट्स में रकूम का मुंतकिल होना जो बिलावल हाउस से करीब हैं, जो जरदारी साहब के बहुत करीबी लोग हैं, या जरदारी साहब की अहलिया फरियाल तालपुर साहिबा के अकाउंट्स में मूवमेंट होना। सर बात तो ये है ना कि ये फेक अकाउंट्स का, जहां से ओमनी ग्रुप से ये केस शुरू हुआ और कराची के जो एक बैंकिंग ऑफेंसेस की अदालत है जहां इस केस की बिल्कुल आगाज़ में इसकी समाअत की गई, उसके बाद इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। JIT रिपोर्ट भी सामने आई। और अगर हम बात करते हैं ओमनी ग्रुप की या इसके अलावा जो लोग और भी इस केस के अंदर ज़ेर हिरासत ऑलरेडी हैं, जिनके स्टेटमेंट्स लेने के बाद काफ़ी तहकीकात के बाद ये मनी ट्रेल निकाल के उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स पे भी जब तक चेयरमैन साइन नहीं करता नैब से किसी को मतलब ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकती नैब। तो सर आप क्या कहते हैं? सर ये तो बड़ा सिंपल सा केस है ना। अगर एक चीज़ ये प्रूफ कर दें कि ठीक है ये अकाउंट्स, ये जाली अकाउंट्स या जो फेक अकाउंट्स का केस है, ऐसा कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ, आपकी नॉलेज में होगा कि पहले जो आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी साथी थे नदीम भुट्टो और दूसरे लोग, पहले उनको गिरफ्तार किया गया, उनके स्टेटमेंट्स लिए गए, केस को मजबूत किया गया। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा को गिरफ्तार किया गया है।
आपको ये पता होगा जब ये नेब अकाउंट अपना जाली अकाउंट्स का किस्सा खुला तो पहले कराची से होते हुए लाहौर से निकले, लाहौर से लेकर कर पेशावर से हुए, वो सब के सब गुम हो गए। घुमा फिरा के कुछ अकाउंट्स हैं जिनको आसिफ अली जरदारी के गले डाला गया है। इस अकाउंट से ट्रांसफर्स हुई हैं, वो 14 बिलियन रुपीस की प्रोपेगेंडा की गई। किसी की शख्सियत को ये डैमेज करने के लिए प्लान्ड था ना कि इनको 14 बिलियन का मामला चलते चलते कोर्ट में कितने क्या गया, 1.5 करोड़ का, जिसकी ओनरशिप जरदारी साहब ले रहे हैं कि भाई हमारा उनसे, मैं जमींदार हूं, मेरे जमीनों के मेरे पास रिसिप्ट्स मौजूद हैं, उनकी तरफ मेरा पैसा बनता था और मैंने पैसा लिया है। हाँ, अकाउंट किसका है किसका नहीं है, किसने यूज किया है, उससे जरा जरदारी साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। उनका पैसा बनता था, अगर ओमनी ने कुछ किया है तो उसने जरदारी को जेल में डालने का क्या किस्सा है। 4 करोड़ रुपए 4.5 करोड़ रुपए देकर अलीमा खान को तो आप फ्री कर देते हैं। 2 नैब के डायरेक्टर्स जो है वो पेशावर में जो लगे होते हैं उनको आप 1 महीने 2 महीने में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि वो आलम जबा का केस ना खुले, वो BRD का केस ना खुले, और जो खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत थी PTI वालों की, वो ना खुले। सिर्फ और सिर्फ जो मुखालिफ है PTI के उन पे हाथ डाला जा रहा है। फैसला ये है कि या PTI ज्वाइन करो या जेल जाओ और केसेस को फेस करो। ये तो कोई इंसाफ, ट्रांसपेरेंट इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बावजूद भी बिलावल साहब ने कहा है आप मेरी फैमिली पूरी को जेल में डाल दो, आप मेरी पूरी पार्टी में जेल में डाल दो, लेकिन गरीबों ने क्या कसूर किया, उनके पे टैक्सेस क्यों बढ़ा रहे हो? आपको कोई टैक्स की और जगह नहीं मिलती है, आप चीनी पे टैक्स लगा देते, किसको फायदा देना चाहते हैं? आप घी पे टैक्स लगा लेते। ये गरीब लोगों को कभी कभार कोई घी या चीनी जो है वो खाने को मिलती है, उसको भी आप उनसे दूर कर रहे हो। तो इस किस्म की बजट में काफी चीजें हैं जिनके डायरेक्ट इम्पैक्ट जो गरीब पे पड़ता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाते हैं। जब गुर्बत की लकीर से नीचे जाते हो आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं, अमवात बढ़ जाती हैं। ये सब इश्यूज इस इन्फ्लेशन, महंगाई से जुड़े हुए, जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई इस बजट में आप तरामीम लाओ, अवाम दोस्त बजट लाओ। हम चाहते हैं कि आप आगे चले, ये मुल्क हमारा है, ये डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, ये मुल्क आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसे तो नहीं है कि जिस टाइम पे रात को 12 बजे आपको ख्याल आ गया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जेल में डाल दूंगा, और अगले दिन पता चलता है कि क्या करता है कि भाई मैं कमीशन बनाता हूँ जिसमें भी नैब का बंदा, नैब तो पहले ही कार्रवाई कर रही है, और वो पूरे के पूरे जो लोन्स आ रहे हैं वो स्टेट बैंक में आ रहे हैं। तो अजीब किस्म के इन्होंने एक सूरत हाल बनाई हुई है जिसमें आम लोग भी परेशान हैं कि भाई ये इससे पहले इस किस्म की कोई गवर्नमेंट हमने देखी नहीं थी जो इतनी इररिलेवेंट हो। फिर फिलासफर बन जाते हैं कि मुख्तलिफ तबसरे कर देते हैं जिसमें कुछ मुल्क की हालात खराब होने का खदशा पैदा हो जाता है, जैसे वो असाबा का हुआ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आपने मेट्रो न्यूज़ के इस प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो फिर कुछ मजीद स्टोरीज़ के हवाले से बात होगी। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे जस्टिस गुलजार अहमद के सखर प्रेस क्लब को मिसमार करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स के हवाले से बहुत हार्श रिमार्क्स दिए गए, बड़े बोल्ड रिमार्क्स दिए गए, और ये कहा गया कि सिंध करप्ट तरीन सूबा है जहाँ बजट का 1 रुपया भी आवाम पर खर्च नहीं होता। लाड़काना में HIV की सूरत हाल देखें तो देखते देखते पूरा लाड़काना जो है वो HIV पॉजिटिव होता जा रहा है। इस पर काफ़ी इशू पहले भी बनाया गया, और ये कहना है कि सखर शहर में शहरियों के पास पीने के लिए पानी है ना वॉशरूम के लिए, यानी सिंध पानी से भी महरूम है, और करप्ट तरीन सूबे का लेबल लगा देना, और ख़ास तौर पे एक ऐसे मोअज़्ज़ज़ जज साहब की जानिब से जो कि अपने फ़ैसलों के हवाले से मशहूर हैं, काफ़ी सख्त फ़ैसले। अगर हम कराची के हवाले से देखें तो जस्टिस गुलजार साहब ने काफ़ी सख्त फ़ैसले और ऐसे फ़ैसले कराची के हवाले से दिए
जिसमें कि तजावुज़ात के हवाले से बात की जाए या और दूसरे ऐसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या दूसरे महकमों के ख़िलाफ़ बड़ी ज़बरदस्त ऑर्डर्स जो है ना वो जस्टिस गुलजार साहब की जानिब से देखने में आए हैं। बहरहाल इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमा एडवोकेट हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। जी सर, ये जस्टिस गुलजार साहब की जानिब से आज एक केस की समाअत के दौरान बड़े सख्त रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें सिंध को करप्ट तरीन सूबा कहा गया है, जहां बजट का 1 रुपया भी आवाम पर खर्च नहीं होता, ये कहा गया है। क्या कहते हैं सर आप? हाँ, सकर प्रेस क्लब के जो तोड़ने का सिलसिला है, उस सिलसिले में उस सूरत हाल पर जस्टिस गुलजार साहब ने सिंध हुकूमत पे कमेंट्स किए हैं। उमूमन मौजूद जज साहबान ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ सूरत हाल इतनी बिगड़ गई है और कुछ इस रास्ते पे सिंध हुकूमत चली गई है। आप सोचें 11 साल से उनकी हुकूमत है, इस सूबे को जिस तरीके से उन्होंने पामाल किया है, और इसके अंदर उनके साथ दूसरी जमातें भी शामिल उस पूरी की पूरी रही हैं। एमकेएम की भी शमूलियत, बार बार वो गवर्नमेंट में रहे हैं बहुत अरसे तक, और अभी भी देखें सूरत हाल ऐसी है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है, पीटीआई गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में, एमक्यूएम में, और जीडीए भी वहां गवर्नमेंट में बैठी हुई है मरकज में। मैं आपको बताऊं, लेकिन कराची और सिंध की, खासतौर पे कराची की सूरत हाल, जो 90% टैक्स इस सूबे को देता है, 90% जो टैक्सेस हैं सूबे के, और 70 से मैं कहता हूं प्लस ही हैं जो टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट हमसे रिसीव करती है, और कराची के 162 अरब रुपए का ये पैकेज देते हैं। 145 अरब तो ये कराची से सिर्फ सर्विसेज ऑन सेल टैक्स में लेते हैं। तो कितनी अफसोसनाक बात है। और मैं समझता हूँ कराची के जो नुमाइंदे हैं वो पूरी तरीके से कराची के मामलात पे कोई गौर नहीं। साहब, कहा यह भी जा रहा है कि ये जो 162 अरब रुपए का पैकेज है, ऐलान तो इसका कर दिया गया है, लेकिन बजट में इसकी जो रकूम है वो मुख्तस नहीं की गई हैं। यानी बजटरी प्रपोजल्स जो हैं, जहां पे एक प्रपोज्ड अमाउंट लिखा जाता है कि किस मद में कितने पैसे खर्च किए जाएंगे, बजट में कहीं इस पैकेज का जिक्र नहीं है। देखिए, कराची के तकरीबन इन्होंने मेंशन किए हैं 9 और एक फिगर आ रहा है 13 प्रोजेक्ट, लेकिन उसके लिए इन्होंने 45.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं बजट के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने। और सिंध गवर्नमेंट की भी कुछ कैफियत ऐसी किस्म की है कि उसको जो अपना शेयर देना है, K4 के अंदर उसको अपना शेयर देना है, फेडरल गवर्नमेंट को अपना शेयर देना है, वो प्रोजेक्ट चल ही नहीं रहा है। 13 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पता नहीं कहाँ 85 करोड़ रुपए तक चला गया, उसके बाद उसको बढ़ते बढ़ते K4 का अरबों रुपए का प्रोजेक्ट हो गया है आज। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कराची को पानी नहीं मिल रहा है और यहाँ पर लोग वजारतों पे सौदे कर रहे हैं। आप सोचें कितनी अफसोसनाक बात है कि एक पार्टी जो इस शहर को पिछले 3 दहाइयों से रिप्रेजेंट कर रही है, और पीपल्स पार्टी जो इस सूबे की बहुत बड़ी मफादात की अलंबरदार बनती है, एनएफसी अवार्ड की बात करती है, ये दोनों पार्टियां अपने सूबे की सेंसस के इशू पे बात नहीं करते। आप बताइए, 70 लाख लोग कराची के ऑफिशियली गायब हो गए हैं, लेकिन दोनों पार्टियों को इसका कोई एहसास नहीं है। हमारा हिस्सा हमें कम मिल रहा है फेडरल गवर्नमेंट से इस सारी सूरत हाल के अंदर। ये सबको सोचना होगा कि क्या हो रहा है। और मैं गुलजार साहब की इस बात के ऊपर कि उन्होंने जिस अंदाज में इस बात को टेकअप किया है, बिल्कुल सही है। इस गवर्नमेंट को हम किसी सूरत के अंदर स्पेयर नहीं कर सकते इन लोगों को। हफीज साहब, ये बताइएगा कि पाक सरज़मीन पार्टी जिस तरह कराची के लिए क्लेम करती है कि कराची की नुमाइंदगी हासिल की जाएगी, आप क्या समझते हैं, क्या ये जो बजट पेश किया गया है सिंध का, इसमें कराची के साथ जो नाइंसाफी की गई है, तो आपकी क्या हिकमत अमली होगी सर कराची के अवाम के लिए आवाज उठाने के लिए? देखिए, मुस्तफा कमाल साहब तो बार बार सिर्फ कराची नहीं, सिंध के लोगों की भी पूरी बात करते हैं। कराची और सिंध अलग नहीं है, हम समझते हैं हम एक हैं। हम सिंध के लोगों की मुश्किलात को समझते हैं, हम लाड़काना के अलमिये को समझते हैं, हम तरपारकर के अलमिये को समझते हैं।
लेकिन हम जहां पे खड़े हैं वो कराची, हैदराबाद और अर्बन सिंध की हम समझते हैं कि हम वहां पर अपनी फोर्स रखते हैं एशियल, तो हम उसकी पहले बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कराची के हवाले से या कराची को जो अलग सूबा बनाने की बात की गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से, आप क्या समझते हैं? अभी आपने भी यही कहा कि 145 अरब रुपए जो है वो कराची से वसूल किए जाते हैं कराची के लिए ग्रीन लाइन और तो सिर्फ सर्विसेज ऑन सेल। सर मेरी बात तो सुन लेना सर, आपकी जानिब से यानी मुस्तफा कमाल साहब की जानिब से हर दफा कराची के लिए बात तो की जाती है, तो सर अगर कराची को सूबा बना दिया जाता है तो आप इस स्टैंस पे एक क्यों नहीं हो जाते? आप नहीं समझते कि कराची को सूबा बनना चाहिए, या मतलब अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का अगर ये मुतालबा है तो ये मुतालबा जायज़ है, या आप लोग समझते हैं कि गलत है, ये एक गैर मुनक़सिम सिंध जो है ना उसी को रहना चाहिए, सूबा नहीं बनना चाहिए कराची को? देखिए, कराची और सिंध की सूरत हाल ऐसी है कि इस सूरत हाल में ये मुतालबा मेरिट्स पे पूरा नहीं उतरता। अब फर्ज कर लीजिए कि कराची सूबा बना भी दिया गया, तो इस सूबे कराची को छोड़कर 50 लाख से ज्यादा लोग जो उर्दू बोलने वाले हैं वो इस सूबे के दूसरे इलाकों में रहते हैं, वो मसाइल का शिकार रहते हैं बार बार हमारे इस नारे पे। हम नहीं चाहते कि इस सूबे को सिंधी गैर सिंधी के मामलात पर ला के खड़ा कर दें। सर जुग्राफियाई बुनियाद पे सूबा बनाने की बात की जा रही है, लसानी बुनियाद पे नहीं सर। देखिए, मैं आपको बताऊं, एमक्यूएम का जो एजेंडा है, एमक्यूएम की जो बात है वो सरीहन लसानी ही है। हमें देखिए, एक बात तो ये मैं मेरी बात पूरी मुकम्मल कर लेने मुझे। पहली बात तो ये कि ये जो मुतालबा है इसके अंदर लसानियत का पूरा उनसर मौजूद है। दूसरी बात यह है कि सिंध के उर्दू बोलने वाले इस सूबे की बात को अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं सिर्फ कराची की बात नहीं, आज कराची भी सिर्फ उर्दू बोलने वालों का शहर नहीं है, ये शहर तमाम लोगों का शहर है। इस मुल्क में पूरे मुल्क से लोग आते हैं और बसते हैं, इस मुल्क में अपनी रोजी की तलाश में आते हैं। इस मुल्क की सारी दौलत इस सूबे में। सर प्रोग्राम का वक्त कलील है, तो इसलिए थोड़ी मुख्तसर सर इसको वाइंड अप कर लीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त जो अपने इख्तिताम के करीब है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, और दूसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट दिस सूबा इशू डन। मैं समझता हूं ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने मेट्रो न्यूज़ के प्रोग्राम खबर की खबर में हमें वक्त दिया, थैंक यू। नाज़रीन, अब हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम के करीब पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।